पहाड़ों की गोद में बसे एक खूबसूरत और शांत शहर में दक्ष का परिवार रहता था। ये एक पारंपरिक संयुक्त परिवार था, जहाँ रिश्तों की गर्माहट और घर का शोर ही जीवन की लय तय करता था। परिवार में दक्ष के माता पिता, उसके 3 छोटे भाई आरव, वरुण, रोहन और एक छोटी बहन रिया शामिल थे। और इन सब के बीच थी काजल। काजल जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और आंखों में नए सपनों की चमक थी। उसे किताबें पढ़ने का, कविताएं लिखने का और ख़ुद को संवारने का बेहद शौक़ था। लेकिन वक्त के साथ घर की जिम्मेदारियां ऐसी बढ़ीं कि काजल ने खुद को ही पीछे छोड़ दिया। हर सुबह जब घड़ी में 4:30 बजते तो शहर में पक्षियों की चहचहाहट से भी पहले काजल के कदमों की आहट सुनाई देती। वो उठकर सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करती, फिर रसोई में जाकर पीतल के बड़े भगोने में पानी गर्म करती। पापा जी का शुगर फ्री काढ़ा, मम्मी जी के लिए अजवाइन का गर्म पानी और दक्ष के लिए अदरक वाली चाय। काजल मन ही मन हिसाब लगाती और बिना किसी थकान के अपने हाथों को तेज़ी से चलाती। सुबह 6 बजते ही घर में एक नई हलचल शुरू हो जाती। भाभी, मेरी कॉलेज की सफ़ेद शर्ट पर प्रेस नहीं हुई क्या? आरव अपने कमरे से चिल्लाता हुआ निकलता। आ रही हूँ आरव, बस 5 मिनट, काजल चाय का छन्ना संभालते हुए जवाब देती। भाभी, आज लंच में पनीर और पराठा रख देना, दोस्तों के साथ पार्टी है। वरुण रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी फरमाइश रखता। भाभी, मेरा प्रोजेक्ट कल जमा करना है, क्या आप थोड़ा सा ड्राइंग में मेरी मदद कर देंगी? रिया मासूमियत से काजल का आंचल पकड़कर कहती। हाँ हाँ रिया, क्यों नहीं, तुम बस सामान टेबल पर रखो, काजल मुस्कुराते हुए कहती। इस सब के बीच काजल ये भी भूल जाती कि उसने खुद पानी का एक घूंट पिया है या नहीं। कई बार सुबह की चाय रसोई की अलमारी पर रखे रखे ठंडी हो जाती और दोपहर का खाना उसे शाम के 4 बजे नसीब होता। उसके लिए परिवार की हर ज़रूरत पहले थी और उसकी अपनी ज़रूरतें शायद सबसे आखिर में। दक्ष, जो शहर के एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर था, एक सुलझा हुआ और संवेदनशील इंसान था। वो रोज़ अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ समर्पण को देखता था। लेकिन हाल के कुछ महीनों में दक्ष को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसने गौर किया कि काजल अब वैसी नहीं रही जब शादी के शुरुआती दिनों में थी। उसके लंबे घने काले बालों में अब गजरा नहीं सजता था। वो बस उन्हें एक साधारण से जूड़े में बांध लिया करती थी। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे काले घेरे साफ झलकते थे। एक शाम जब घर के बाकी सदस्य टीवी देखने में व्यस्त थे, दक्ष दबे पांव रसोई में गया। काजल सिंक के पास खड़ी होकर बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी। उसकी कमर में दर्द था जिसे वो बार बार अपने हाथ से दबाने की कोशिश कर रही थी। काजल, दक्ष ने बहुत धीमी और भारी आवाज़ में कहा। काजल चौंक कर मुड़ी और जल्दी से अपने पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय और पकौड़े बनाती हूँ। दक्ष ने आगे बढ़कर काजल का हाथ थाम लिया। उसके हाथों की त्वचा, जो कभी बहुत मुलायम हुआ करती थी, अब लगातार पानी और साबुन के इस्तेमाल से सख्त हो गई थी। मुझे चाय नहीं चाहिए काजल। दक्ष ने उसके हाथ से बर्तन धोने वाला कपड़ा लिया और अलग रख दिया। तुम ज़रा यहाँ बैठो। काजल घबरा गई। क्या हुआ दक्ष? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती तुमसे नहीं, हमसे हुई है काजल, दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुमने आज दोपहर में क्या खाया? काजल ने अपनी नज़रें झुका लीं। वो, आज काम थोड़ा ज़्यादा था तो समय का पता ही नहीं चला। अभी रात को सबके साथ खा लूँगी। दक्ष की आंखों में दर्द तैर गया। और तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार अपने लिए कोई नया सूट या साड़ी कब खरीदी थी? या आखिरी बार तुम कब बिना किसी काम की चिंता के चैन से सोई थी? काजल ने दक्ष के हाथों को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा। आप भी ना दक्ष, व्यर्थ ही चिंता करते हैं। ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जब परिवार के सभी लोग खुश रहते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, तो मुझे थकावट का एहसास ही नहीं होता। एक बहू और पत्नी का धर्म ही यही है। लेकिन धर्म और फ़र्ज़ की आड़ में तुम अपना अस्तित्व खो रही हो काजल, दक्ष ने उदास होकर कहा।
तुम इस घर की नींव हो, पर नींव के पत्थर को भी संभालना पड़ता है, वरना पूरा घर बिखर जाता है। अगले हफ्ते की 15 तारीख को दक्ष और काजल की शादी की दूसरी सालगिरह थी। काजल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसके दिमाग में बस आने वाले दिनों के काम की सूची चल रही थी। मम्मी जी के घुटनों के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, रोहन के एग्ज़ाम्स की तैयारी और घर का मासिक राशन। लेकिन दक्ष के दिल में कुछ और ही पक रहा था। उस रात जब काजल थककर गहरी नींद में सो गई, दक्ष चुपके से उठा और उसने अपने तीनों भाइयों आरव, वरुण, रोहन और बहन रिया को अपने कमरे में बुलाया। क्या हुआ भैया, इतनी रात को क्यों जगाया? आरव ने उबासी लेते हुए पूछा। दक्ष ने बेहद गंभीर होकर कहा, तुम सब ज़रा बैठकर शांत मन से सोचो। तुमने आखिरी बार अपनी भाभी को बिना किसी काम के, बोझ के मुस्कुराते हुए कब देखा था? चारों भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वरुण ने नीची नज़रों से कहा, भैया सच कहूँ तो मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो बस कॉलेज से आता हूँ और भाभी पर फरमाइशों की बारिश कर देता हूँ। रिया की आंखों में आंसू भर आए। भाभी रात को मेरे बालों में तेल लगाती हैं, मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं, पर मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। वह दिन रात हमारे लिए लगी रहती हैं। रोहन ने कहा, भाभी ने हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना दिया है, पर हमने उन्हें बस एक मशीन समझ लिया है। दक्ष ने उन सबके कंधों पर हाथ रखा। मुझे खुशी है कि तुम सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले मंगलवार को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। इस बार हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, ना ही कोई महंगा गिफ्ट खरीदेंगे। इस बार हम भाभी को उनका खोया हुआ समय, आराम और उनका सम्मान लौटाएंगे। मिशन भाभी की खुशी, चारों ने एक साथ धीमी आवाज़ में उत्साह के साथ कहा। अगले 2 दिनों में घर के अंदर एक गुप्त रणनीति तैयार की गई। दक्ष ने अपने माता पिता को भी इस योजना में शामिल किया। जब दक्ष ने अपनी माँ को इस प्लान के बारे में बताया तो माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा दक्ष, माँ ने कहा, काजल ने जब से इस घर में कदम रखा है, उसने मुझे कभी रसोई के काम का बोझ उठाने ही नहीं दिया। मैं तो अपनी बीमारियों में उलझी रही और ये भूल गई कि वो भी किसी की बेटी है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। योजना के अनुसार काम बांट दिए गए। आरव और वरुण पूरे घर की अच्छे से सफाई करेंगे और ड्राइंग रूम को सजाएंगे। रोहन और रिया रसोई का सारा जिम्मा संभालेंगे और शाम का विशेष भोजन बनाएंगे। माता पिता काजल को बातों में उलझा कर रखेंगे ताकि वह रसोई की तरफ ना जा सके। दक्ष काजल को सुबह ही घर से बाहर ले जाएगा, पार्लर, शॉपिंग और लॉन्ग ड्राइव पर, ताकि घर पर तैयारी बिना किसी बाधा के हो सके। सालगिरह के दिन सुबह ठीक 5 बजे काजल की आँख खुली। वो हमेशा की तरह झटके से बिस्तर से उठने लगी, लेकिन दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। दक्ष, क्या हुआ? मुझे जाने दीजिए, बहुत काम है, काजल ने घबराते हुए कहा। दक्ष ने तकिए के नीचे से एक खूबसूरत ताज़ा लाल गुलाब और एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस लिफाफे के अंदर एक लेटर था जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय काजल, आज के दिन तुम्हें रसोई में कदम रखने की सख्त मनाही है। ये तुम्हारे पति का आदेश भी है और निवेदन भी। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम बस आराम करो। तुम्हारी सुबह की चाय रास्ते में है। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा। आज 15 तारीख है। हे भगवान, मैं अपनी ही शादी की सालगिरह भूल गई। अभी वो सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और दक्ष एक ट्रे में गर्मा गर्म चाय, बिस्किट और ताज़े फल लेकर अंदर आया। हैप्पी एनिवर्सरी काजल, दक्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। ये सब क्या है दक्ष? मम्मी जी और पापा जी की चाय का समय हो गया है, मुझे जाने दीजिए, काजल व्याकुल होकर बोली। दक्ष ने मुस्कुराकर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। बिल्कुल चिंता मत करो, आज रसोई का प्रभार रोहन और रिया के पास है। उन्होंने पापा जी का काढ़ा और मम्मी जी की हर्बल टी 10 मिनट पहले ही दे दी है। काजल ने अविश्वास से दक्ष को देखा और चाय की एक चुस्की ली। चाय वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। सुबह 10 बजे दक्ष ने काजल को एक सुंदर सा साधारण सूट पहनने को कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? काजल ने पूछा।
ज़्यादा सवाल मत करो, बस मेरे साथ चलो, दक्ष ने प्यार से डांटते हुए कहा। दक्ष उसे शहर के सबसे बेहतरीन और शांत वेलनेस स्पा और पार्लर ले गया। दक्ष ने उसके लिए 3 घंटे का एक पूरा रिलैक्सेशन पैकेज बुक किया था, जिसमें हेड मसाज, फेशियल, मैनीक्योर और पेडिक्योर शामिल थे। शुरुआत में काजल बहुत हिचकिचाई। दक्ष, ये सब बहुत महंगा है, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? दक्ष ने उसके हाथों को थामकर कहा। काजल, तुमने 2 सालों से सिर्फ दूसरों की सेवा की है, आज अपने शरीर और मन को थोड़ा आराम लेने दो, मेरे लिए प्लीज़। जब ब्यूटिशियन ने काजल के बालों की मालिश शुरू की और उसके चेहरे पर भाप दी तो महीनों की थकान धीरे धीरे गायब होने लगी। काजल ने अपनी आंखें मूंद ली और एक लंबे अरसे बाद बहुत शांत महसूस किया। पार्लर से निकलने के बाद उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। इसके बाद दक्ष उसे एक बड़े मॉल के सबसे प्रसिद्ध साड़ी शोरूम में ले गया। वहाँ उसने काजल के सामने कई सुंदर साड़ियाँ रखवा दी। काजल ने आखिरकार एक बेहद ग्रेसफुल गहरे लाल रंग की कांजीवरम सिल्क साड़ी चुनी। दक्ष ने उसके साथ मैचिंग कुंदन ज्वेलरी भी खरीदी। काजल का दिल खुशी से झूम उठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से दुल्हन बनने जा रही हो। शाम के करीब 7:30 बजे जब दक्ष और काजल घर पहुँचे तो बाहर से पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। ये क्या, घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब ठीक तो है ना? काजल का दिल धड़कने लगा। तुम रुको, मैं लाइट जलाता हूँ, दक्ष ने कहा और हॉल का मेन स्विच ऑन कर दिया। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी और भैया। अचानक पूरा ड्राइंग रूम रंग बिरंगी फेयरी लाइट्स, गुब्बारों और ताज़े फूलों की महक से जगमगा उठा। सामने पूरा परिवार खड़ा था, मम्मी जी, पापा जी, आरव, वरुण, रोहन और रिया। सभी के हाथों में बुके थे और चेहरे पर एक आत्मिक खुशी। काजल स्तब्ध खड़ी रह गई। हॉल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि पहचानना मुश्किल था। दीवार को बीचों बीच एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर काजल और दक्ष की शादी से लेकर अब तक की कुछ तस्वीरों का एक खूबसूरत कोलाज बना था। रिया दौड़कर आई और काजल के गले लग गई। कैसा लगा भाभी हमारा सरप्राइज़? काजल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी आरव और वरुण आगे आए और उन्होंने झुककर काजल के पैर छुए। आरव ने कहा, भाभी, आज हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमने आपको इतना काम में उलझाए रखा कि हम भूल ही गए थे कि आपकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, आपकी भी ख्वाहिशें हैं। हमने आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, पर आज से हम वादा करते हैं कि हम अपना काम खुद करेंगे। वरुण ने एक बड़ी सी डायरी काजल के हाथों में थमाई। भाभी, ये है हमारे घर का नया कार्य चार्ट। सुबह की सफाई मैं और आरव करेंगे, शाम के बर्तन रिया धोएगी और बाजार का सामान रोहन लाएगा। आप सिर्फ वही करेंगी जो आपका मन करेगा। पापा जी आगे बढ़े और उन्होंने काजल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटी काजल, तुमने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं, इसे एक पवित्र मंदिर बनाया है। लेकिन एक पिता होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी थकान को समय रहते नहीं समझ सका। दक्ष ने आज हम सबकी आंखें खोल दी हैं। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और जहाँ लक्ष्मी उदास हो वहाँ कभी बरकत नहीं हो सकती। मम्मी जी ने अपनी अलमारी से निकाला हुआ एक सोने का पुराना पुश्तैनी कंगन काजल की कलाई में पहनाया और रोते हुए कहा, आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी बेटी है। काजल का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, उस असीम प्रेम और सम्मान के थे जिसकी वो हकदार थी। उसे लगा कि उसकी सालों की तपस्या और समर्पण सफल हो गए थे। उसके परिवार ने न केवल उसके काम को देखा था, बल्कि उसके अस्तित्व की कद्र की थी। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक 2 मंजिला खूबसूरत चॉकलेट केक रखा था जिस पर लिखा था, हमारी प्यारी भाभी और पत्नी को समर्पित, आप हैं तो हम हैं। दक्ष और काजल ने एक दूसरे का हाथ थाम कर केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा घर गूंज उठा। काजल ने पहला टुकड़ा दक्ष को खिलाया, फिर मम्मी जी, पापा जी और अपने छोटे भाई बहनों को। इसके बाद रोहन और रिया ने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना परोसा। मटर पनीर में थोड़ा नमक तेज़ था और पूरियाँ थोड़ी कड़क हो गई थीं।
लेकिन काजल के लिए वो खाना दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से कहीं अधिक स्वादिष्ट था, क्योंकि उसमें उसके परिवार का अपार प्यार और मिठास खुली हुई थी। रात के 11 बजे जब पूरा घर खुशी से थका हुआ सो गया, काजल अपनी लाल सिल्क साड़ी में बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। दक्ष चुपके से पीछे से आया और उसने काजल के कंधों पर एक गर्म शॉल उड़ा दी। उसने काजल को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कैसा लगा आज का दिन, मिसेस काजल? दक्ष ने उसके कान के पास धीरे से पूछा। काजल मुड़ी। उसने दक्ष के सीने पर अपना सिर रख दिया और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। दक्ष, आज मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। आपने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, आपने मुझे मेरा खोया हुआ मैं वापस लौटा दिया है। दक्ष ने उसके माथे पर एक लंबा स्नेहमयी चुंबन दिया। तुमने इस घर को अपना सब कुछ दिया है काजल। अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें वो सब दें जिसकी तुम हकदार हो। एक सच्चा परिवार वही है जहाँ हर सदस्य की खुशी और सम्मान बराबर हो। उस रात के बाद से उस घर की आबो हवा हमेशा के लिए बदल गई। काजल अब सुबह देर तक सो सकती थी। वो फिर से किताबें पढ़ने लगी थी और शाम को कभी कभी कविताएं भी लिखती थी। घर के सभी बच्चे अपना अपना काम खुद करते और काजल के साथ हंसी मजाक करते। वो घर अब सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं रहा था, वो सचमुच प्रेम, सम्मान और खुशियों का एक अटूट स्वर्ग बन चुका था। सीख, निस्वार्थ सेवा और संस्कार बहुत महान गुण हैं, लेकिन दूसरों की देखभाल करते करते खुद को मिटा देना सही नहीं है। एक सच्चे और आदर्श परिवार का ये दायित्व है कि वो घर को संभालने वाले इंसान के समर्पण को समझे, उसकी थकान को बांटे और उसे वो सम्मान, वो आराम दे जिसकी वो हकदार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।